तेरी आंखों के दरिया में उतरना भी जरूरी था। साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है? आप कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। वो नासिर ने आना था ना, देखो क्या टाइम हो रहा है, अभी तक आया नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। इस बात का आदी होना चाहिए, इसे तुम बुरी बात कह रहे हो? साहब जी, टाइम की पाबंदी तो मैंने अंग्रेजों में देखी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्या मजाल है जो एक सेकंड का फर्क आ जाए, एक सेकंड का, और इतने ही उसूल पसंद होते हैं ये लोग। अरे वाह शरीफू वाह, तुम तो अंग्रेजों की पाबंदी की बात इस तरह कर रहे हो कि जैसे तुम्हारा बड़ा उठना बैठना हो, जैसे मैं बहुत तजुर्बा है। साहब जी, देख का एक चावल देखा जाता है, पूरी देख नहीं। वो पता चल जाता है चावल गल गए या नहीं। लेकिन तुमने ये चावल कहाँ देख लिए? तुम तो अंग्रेजों के बारे में इस तरह बता रहे हो जैसे कि तुम्हारा बड़ा उठना बैठना हो। साहब जी, छोड़े थे इस बात को। क्यों, क्या हुआ, बताओ बताओ। वो क्या, बताओ। साहब जी, एक फिल्म लगी थी। फिल्म? कौन सी फिल्म? साहब जी, वो केपरी पे लगी थी, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। आय हाय हाय, बड़ी ढांसू फिल्म थी। क्या बताऊं साहब जी। तुमने उस फिल्म में काम किया था? नहीं साहब जी, उस फिल्म में एक बहुत जबरदस्त सीन था। जबरदस्त सीन? एक लड़की ट्रेन की पटरी के उस पार तालाब पे नहा रही होती है। साहब जी, क्या बताऊं, वो फिल्म मैंने 11 दफा देखी है। 11 दफा। 11 दफा? वो क्यों? साहब जी, वो लड़की ट्रेन की पटरी के उस पार तालाब में नहा रही होती है, और जैसे ही तालाब से बाहर निकलती है तो अचानक बीच में ट्रेन आ जाती है। वो सारा मजा खराब हो जाता है। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, हर रोज फिल्म देखने चले जाता था। इस तरह तुम उनकी वक्त की पाबंदी के कायल बनोगे। आगे साहब जी, किसी ना किसी वक्त ट्रेन लेट होगी ना। क्या मजाल है जो एक सेकंड का फर्क आया हो। जी मामा। मोहन, जरा डैडी को फोन करके देखो, अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। टाइम देखो क्या हो रहा है। मम्मा आप खामखा परेशान हो जाती है। आ जाएंगे आ जाएंगे। खामखा परेशान हो जाती? बेटा, इसका मतलब है कि तुम्हें शहर के हालात नहीं पता। एक औरत जब तक पुरसुकून नहीं हो सकती, जब तक उसके घर के अफराद खैर खैरियत से घर पर वापस ना आ जाए। और तुम कह रहे हो परेशान नहीं हो। माँ खामखा फिक्रमंद हो जाती है। अभी कॉल करके बता लगाता हूँ। वैसे हमारे शहर के हालात अब बहुत बेहतर हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया इत्तला देने के लिए। अगर अखबार में बेहतरी की खबर आ रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हालात बेहतर है। अरे ग्राफ बना के परसेंटेज निकाल कर खुश कर देते कि हालात कल ये थे और आज ये है। इंसानी जिंदगी स्टॉक रेंज की तरह नहीं है कि रोजाना उतार चढ़ाव उसका नापा जाए। और तुम मुझे कह रहे हो कि हालात बेहतर है। वाह बेटा। लेकिन मैं कह तो सही रहा हूँ। क्या कह रहे हो सही? अगर एक माँ का एक बेटा हो और वो दहशतगर्दी की गोली की नजर हो जाए, तो बताओ जरा वो माँ क्या परसेंटेज निकालेगी? माँ आप खामखा परेशान हो जाती है। अभी मालूम करके आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? फोन करने के लिए बोला मैंने तुम्हें। फोन तो आप भी कर सकती हैं। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारे डैड की कि मेरा फोन तो उठाते नहीं है। फोन बंद जा रहा है ना आपका। तो किसी मीटिंग में होंगे। मम्मा आपको तो मालूम है एजुकेशन के इतने बड़े ओहदे की जिम्मेदारी है उन पर। आ जाएंगे, फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। जाओ जाके अंदर पता करो फोन करके। मेरा फोन तो उठाएंगे ही नहीं। हद है वैसे। आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बेगम साहिबा,
चलो एक बेगम साहिबा, जी क्या हुआ, खैरियत? मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। मुझे 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। किस लिए, किस खुशी में? और ये कोई तरीका है 2 घंटे की छुट्टी चाहिए? मेरा पर्सनल काम है। थोड़ी जुबान चलने लगी है, मेरा पर्सनल काम है। तेरे सारे काम पता है, चल जाके अंदर काम कर। बेगम साहिबा, घर के तमाम काम मैंने कर दिए। झाड़ू पोछा कर दिया, खाना बना दिया, रोटियां बना दी, और तो लोन में पौधों घास को पानी भी दे दिया है। अच्छा जी जनाब, तो डस्टिंग कौन आपके अब्बू करेंगे? वो मैं वापिस आके करूंगा। अरे वापस आके क्यों करूंगा? अभी कर, अंदर जा। तेरे सारे मुझे पर्सनल काम पता है, अंदर जा। बेगम साहिबा, मैं अंदर जा। बेगम साहिबा, मैं वापसी आके कर दूंगा ना। घर में मासी भी मैं हूँ, माली भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ओह, जा जाके अंदर काम कर, और जल्दी काम खत्म करना। मुझे पार्लर लेके जाना है बाजार में। बेगम साहिबा, एक ड्राइवर तो रख लो। सारे काम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। मासी का भी काम कराओ, माली का भी कराओ। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे इतने एडिशनल चार्ज मिले। अरे इस एडिशनल चार्ज के लिए तो लोग तरसते हैं पागल। बेगम साहिबा, ये जुल्म है। जुल्म की एक हद होती है, एक हद। ओह बस कर, तकरीरें नहीं कर, चल अंदर जा। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। इसे चार्जेस से ऐसा लगता है ना, खुशी से पागल ना हो जाओ। अम्मा, लेडी से बात हो गई, खैरियत से है, ऑफिस में लेट आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इत्तला देने का। आने तो दो, आज तो मैं इनको छोड़ूंगी। मम्मा, काम अब क्या हो गया? मम्मा, भाई को देखे ना, मुझे नाइला के घर नहीं लेके जा रहा है। मुझे उससे नोट्स लेने हैं। अल्लाह नोमान, क्यों तंग करते हो? छोटी बहन है, ले जाओ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि शाम को ले जाऊंगा, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? मैं अपने दोस्त नासिर का इंतजार कर रहा हूँ, वो बस आते ही होंगे। तुम लोगों को तो मौका मिलना चाहिए लड़ने का, परेशान करके रख दिया है। अच्छा ठीक है, मैं खुद ले जाऊंगी, आ जाना। ये शाम तेरे नाम। चलो, देखो कौन है गेट पे। साहब जी, आप नासिर साहब का इंतजार कर रहे थे, आ गए। नमान, सॉरी यार, आने में थोड़ा लेट हो गया। ये जरा लेट है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक दफा फिर एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? कैसा रहा इंटरव्यू? वही जो हर दफा होता है, एज यू नो वेरी वेल। क्या इस दफा भी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं संभल संभल कर अंग्रेजी बोल रहा था, क्योंकि मैंने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, और मेरा मद्दे मुकाबिल रवानी से फर फर अंग्रेजी बोल रहा था, क्योंकि उसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है। तुम खुद समझ लो कि मेरे इंटरव्यू का क्या बना होगा। अगर अच्छी मुलाजमत के लिए बेहतरीन अंग्रेजी जरूरी है, तो हमें भी शुरू से इस काबिल क्यों नहीं करते कि हम भी बेहतरीन अंग्रेजी बोल सकें। हमारे बुजुर्गों ने ये मुल्क 2 कौमी नजरिए के बुनियाद पर बनाया। जब ये मुल्क बन गया तो एक कौम को 2 तबकों में तकसीम कर दिया, एक इंग्लिश मीडियम, एक उर्दू मीडियम। एक तो ये तबकाती कशमकश, दूसरे हर 2 सेक्टर यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट से फारिगुल तहसील तुलबा आपस में नबर्द आजमा हो जाते हैं। नतीजा ज्यादातर एक ही निकलता है, यानी एक सेक्टर सिर्फ लेबर और कलर की फ्राहम कर सकता है, बस। ये 2 सेक्टर गाड़ी के 2 पहिए हैं। वो 2 पहिए, जो आगे का पहिया है वो आगे ही रहेगा, और जो पीछे का पहिया है वो पीछे ही रहेगा, चाहे कितनी ही मसावत तय हो जाए। दरअसल वो हमारे दोस्त नहीं है जो उर्दू को जरिया तालीम बनाने का सिर्फ नारा लगा रहे होते हैं। चीन, जापान, कोरिया, रूस की मिसालें दे रहे होते हैं।
होना ये चाहिए था, जब एक मुल्क है, एक कौम, तो तालीम भी एक होना चाहिए थी, फिर चाहे वो किसी भी जबान में हो। बिल्कुल। अगर पूरे मुल्क की तालीम एक कर दी जाए तो फिर अहुवत या जदी किनारे लगाने की क्या जरूरत। जब तालीम एक होगी तो समत भी एक होगी, और दो मुख्तलिफ समतें एक समत कैसे हो सकती है? एक तो वो है जो नर्सरी से इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और एक हम जो बड़े होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद दाखला PSCC में लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और अपना अंग्रेजी बोलना सीखने की शुरुआत करते हैं। अरे हमारा उनका क्या मुकाबला। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? आज के बाद उन लोगों का मुंह नोच लेना चाहिए जो उर्दू जरिया तालीम पर जोर देते हैं। वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। वो दरअसल एजेंट है किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट के। वो चाहते हैं कि हम शुरू में पहली क्लास से इंग्लिश ना सीखे, बड़े होने के बाद किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट से सीखे, ताकि माशी दौड़ में शामिल होने की तवानाई को अंग्रेजी सीखने में खर्च कर ले। सच कहते हो, हमारा कोई दोस्त नहीं, हमसे कोई मुखलिस नहीं। अरे पूरे मुल्क में तालीम तो एक कर दे। पूरे मुल्क का सिलेबस एक क्यों नहीं? पूरे मुल्क में तालीम एक क्यों नहीं? जोर देते हैं, तलकीन करते हैं, अखुवत यकजहती का नारा लगाते हैं, और अपनी नस्ल को खुद तकसीम कर रहे हैं, खुद तकसीम कर रहे हैं। मैंने बताया तो, अगर तालीम एक होगी तो समत भी एक होगी, और दो मुख्तलिफ समतें एक समत कैसे हो सकती है? अरे मेरा तो दिल करता है अपने ये सर्टिफिकेट्स और अपनी ये डिग्रियां इनको फाड़ दूं, जला दूं इन्हें। अरे अगर ये हमारी अहलियत साबित नहीं कर सकते तो ये हमें क्यों दी? बुलाया जाए उन्हें, पूछा जाए उनसे कि हमारी अहलियत की नफी क्यों कर रही हैं। मुझे ये डिग्रियों को देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता है। नहीं चाहिए ये डिग्रियां मुझे। हमारा इस तरह इस चारदीवारी में चीखने चिल्लाने से क्या हासिल? अब तो हमें इस बात का आदी होना चाहिए। अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अरे अब तो अखबारात के कॉलम और इदारियों का भी कोई असर नहीं होता। किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब वो कान ही का जिसपे जू रिंग सके। क्यों? अब सब कनकटे हो गए क्या? ऐसा ही समझ लो। अरे यार कम ऑन, कम ऑन, कुछ नहीं तो अपने आप पर हंसो हंसो। तुम तो यही कहोगे। तुम्हारे वालिद साहब तालीम के इदारे में एक अच्छी पोस्ट पर तैनात है। तुमने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की? तालीमी शोबे से वाबस्ता अहम उहदे पर फाइज मेरे वालिद साहब। मशीन के पुर्जे हैं, और हर पुर्जे को मशीन के फंक्शन के मुताबिक चलना पड़ता है। और ये कहे मेरे भाई, खराबी पुर्जे में नहीं, पूरी मशीन में है, पूरी मशीन में। अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारी सोच हमारे जैसी है, मशीन के पुर्जे जैसी नहीं। हाँ, जब ये पुर्जा बनकर किसी मशीन में फिट नहीं हो जाता तो मेरी सोच भी तुम्हारी जैसे ही रहेगी। और जब ये पुर्जा बनकर किसी मशीन में फिट हो जाए फिर मेरा काम भी मशीन के मुताबिक ही होगा। इससे यूं साबित हुआ कि जरूरत मशीन ठीक करने की है। फिलहाल तो मेरी मशीन का पुर्जा कह रहा है कि मुझे लेट हो रहा है, तो मैं निकलता हूं और डिग्रीज उठा लूं, कीमती डिग्रीज। इंटरव्यू में फेल होने से तुम्हारी काबिलियत फेल नहीं होगी। पूरा तालीमी निज़ाम फेल हुआ है, पूरा तालीमी निज़ाम। सच कहते हो। फिर मिलते हैं। और शाम में आ रहे हो ना मेरे पास? हाँ हाँ जरूर। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। अल्लाह हाफिज।
सारे नवाब बने। एक हमारा नौकर है जो हमसे ज्यादा तैयार होके घूमता है, जैसे घर उसी का ये। एक ये फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद जा रहा है। आज तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तरीका? भाई कौन सा तरीका? घर आने का तरीका। आज मैं कोई अलग तरीके से आऊं, जैसे रोज आता हूँ वैसे ही तो आया हूं। देखे, मुझसे मजाक करने की ना जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। टाइम देखें, टाइम देखें। अरे यार काम इतना ज्यादा है, तुम्हें पता है रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम लगता है ना। सिर्फ इतना ही तो कहा है ना कि फोन उठा लिया करें, फोन बंद मत किया करें, वरना रेल की पटरी में जाके रखते हैं फोन। अच्छा मैडम, सॉरी। ये चालाकियां ना मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलेगी, बता दिया है मैंने। और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आपकी घर की जिम्मेदारी है, हमें भी वक्त दिया करें। सॉरी करके फौरन नवाब साहब अपनी गलती तस्लीम करके के बात यही खत्म हो जाए। इतने सियाने आदमी हैं ये। अरे जनाब, हमने अपनी गलती तस्लीम कर ली, अब आप जो सजा तजवीज करें हम हाजिर हैं। एक ही सजा बहुत है, फोन उठा लिया करें। अरे तुम्हें कहा ना कि रिजल्ट की तैयारियां हो रही हैं, बहुत मसरूफ हूँ, तो तुम्हें पता है ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं, ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं। हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा निकम्मा बेटा जो है ना वो पास हो जाए। अब क्या करूं मैं? ये बात तो सही। पूरे साल ही पेरेंट्स को अपने बच्चों की पढ़ाई पे नजर रखनी चाहिए। अब एंड टाइम पे आके कहते हैं जी डिग्री भी मिल जाए और सर्टिफिकेट भी मिल जाए, और हमारे बच्चे तालीमी याफ्ता कहते हैं। वैसे एक बात कहूं, ये जो स्मार्टफोन है ना, इसने सारा निजाम बिगाड़ दिया हमारा। बच्चों को माशरती तौर पर बर्बाद करके रख दिया। जैसे आपने मुझे किया हुआ ना, फोन ना उठा देखिए, मेरे साथ ये ड्रामेबाजी तो चलेगी, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी आपको। बता दिया, घर की जिम्मेदारी है और मुझे भी वक्त दे। अरे जनाब, ये घर आपका, इस घर पे हुक्मरानी आपकी, हम तो इस घर में सिर्फ रहते हैं। हाँ, कुछ अर्सा पहले आपके दिल में भी रहते थे। देखिए अमीर साहब, मैं ना संजीदा हूँ। संजीदा बेगम, थोड़ा और संजीदा हो जाए। ये लीजिए। ये आप इस तरह संजीदा होती है? वो गलत नहीं लेके जाए। मेरा मतलब है कि देखिए, मैं ऑफिस से आया हूँ यार, आपने मुझसे चाय तक का नहीं पूछा। अरे गलती होगी, माफ कर दीजिए। आपके चरण का है, और मेरा मतलब है मुझसे गलती होगी। अभी अभी आपको गरम गरम कड़क मजेदार चाय लाके देती, उसमें जहर मिला के। अरे क्या कर, नहीं पीने मुझे चाय? अरे क्या हो गया? यही पियोगे, जहर मिली हुई। ये क्या है? शर्फू देखो कौन आया भाई। जी साहब जी। वालेकुम सलाम। कैसा मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि किरण की तालीम कैसे जा रही है? पढ़ाई माशाल्लाह कैसे बहुत जा रही ज़हीन है, समझदार है और स्टडीज पे बहुत कंसंट्रेट करता है। गुड, ये तो बड़ी अच्छी। किरण बेटा, भाई अपनी किताबें ले आओ, मास्टर साहब आ गए। मास्टर साहब, दुनिया क्या से क्या हो गई है? आप वहीं खड़े में अभी भी घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आप। ये तो है, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं, बस मैं तो ये कहना चाह रहा था कि यार आप ना कोई ट्यूशन सेंटर खोलें, कोई स्कूल खोलें, जब तक हम सर्विस में कोई फायदा उठा लें। क्या आप मेरे पढ़ाने से मुतमईन नहीं? नहीं जनाब, मैं आपके पढ़ाने से बिल्कुल मुतमईन हूँ, बस मैं तो आपको एक मशवरा दे रहा था कि तालीम जो है वो दौलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मुतमईन हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं घर घर जाकर तालीम की दौलत बांट रहा हूँ। देखिए मास्टर साहब, तालीम वाकई एक दौलत है, और अगर आप कोई स्कूल खोलते हैं, कोई ट्यूशन सेंटर खोलते हैं, तो फिर देखें सारी दौलत आपके कदमों में होगी। क्या? जी, इसको कहते हैं दौलत। किरण बेटा, तौबा है जनाब,
दौलत, क्या कह सकते? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ सर, आप तौबा तौबा क्यों कर रहे हैं? अमीर साहब की बात से कुछ वहशत, बल्कि वहशत क्या शर्मिंदगी सी हुई कि इदारे तालीम की इतने जिम्मेदार ओहदे पर फाइज हैं, उनकी सोच कैसी? सर, बाबा की ये सोच दरअसल सरकारी सोच है। अच्छा, तो गोया सोच भी सरकारी और गैर सरकारी होती है। बहुत खूब। सर, आज हम छुट्टी कर लें? क्यों? आज आप बहुत गुस्से में हैं ना? अरे बैठो, अपना होमवर्क दिखाओ। कोई गुस्से में नहीं, इंसान हूँ, प्यार और कदर नहीं हूँ। बताओ। सर, आपको जी। पता है मैंने सारा काम कर लिया। कल हमें दावत में जाना था, लेकिन मैं दावत में नहीं गई और मैंने काम कंप्लीट कर लिया। शाबाश। मैं चाहता हूँ किरण कि तुम एनलाइटेंड हो जाओ, रोशनी बन के रोशनी बिखेरो, शोला बनकर नहीं, क्योंकि रोशनी तो शोले से भी होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ जल के राख हो जाता है। आप बेफिक्र रहें सर, मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगी। अच्छा, तुमने ये काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा किया है और मुझे खुशी है कि तुम बहुत अच्छा होमवर्क कर लेती हो। ये बताओ कि कल रात एक मुज़ाकरा आया था टेलीविजन पर, किसी चैनल पे, किसी मौजू पर था, क्या वो तुम्हारी नजर से गुजरा? जी सर, मैंने देखा था। तुमने उससे क्या सबक लिया? यही कि हमें मुज़ाकरे से बहुत पहले सो जाना चाहिए। क्या बदतमीजी है? सॉरी सर, मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ कर दें सर। देखो किरण, इस बात को समझने की कोशिश करो कि ये कंप्यूटर्स का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तालीम ही तुम्हारे काम आएगी आगे मुस्तकबिल में, और कुछ काम नहीं है, समझी? सर, जी एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। सर, हम स्कूल पढ़ने जाते हैं या स्कूल से घर पढ़ने आते हैं? ये कैसा सवाल है? सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल हम सिर्फ होमवर्क करने जाते हैं। हमें स्कूल में इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना घर में पढ़ना पड़ता है। वो कैसे? सर, अगर स्कूल में हमें पढ़ाएं जिसे टीचिंग कहते हैं, तो हमें ट्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पढ़ते तो हम ट्यूटर से, स्कूल तो सिर्फ होमवर्क लेने जाते हैं। अरे स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, कैसी बातें कर रही हो? नहीं सर, हमारे वो जो अंकल है ना, कनाडा से आए थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पे बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है कि उन्हें ट्यूटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्कि वो तो हमारे इतने बड़े बैग देखकर हंस रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, इट्स इनफ। तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो और वो कहाँ है, उर्दू की किताब निकालो तुम। सर, एक सवाल पूछ लूं और? अच्छा पूछ। सर, ये समर वेकेशंस क्यों होती हैं? अरे भाई, बच्चे जो सारा साल पढ़ते हैं ना, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर लें, इसलिए होती है, बच्चों के लिए होती है। अच्छा, लेकिन सर ये छुट्टियां होती किसे हैं? अरे बच्चों को होती है ना, जो स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं सर, छुट्टियां बच्चों को नहीं होती हैं, छुट्टियां स्कूल को होती हैं। स्कूल बंद रहते हैं, हम तो 2 महीने पढ़ते हैं, हमें कहाँ छुट्टी होती है? इट्स मोर देन इनफ। वो तुम किताब निकालिए। ये क्या है? सर, गालिब के खुतूत। अच्छा पढ़िए। सर, एक सवाल और पूछूं? भाई सारे सवाल एक साथ पूछ लो। सर, आप तो कह रहे थे कि किसी का खत पढ़ना बुरी बात है, ये गैर इखलाकी फेल है। फिर गालिब के खुतूत। देखो किरण, मैं तुम्हें सिलेबस पढ़ाने आता हूँ, अखलाकियात नहीं। और वैसे अगर पूछ रही हो तो ये अदब का एक बड़ा यानी ऐसा मौजू है, खुतूत गालिब, कि जो इसे ना पढ़े वो बेअदब और ना समझ शुमार होता है। लेकिन सर, इस ईमेल के दौर में भी गालिब के खुतूत। इट्स इनफ किरण, प्लीज। सॉरी सर। आप पढ़ें, तालीम ही आपके काम आई। सर, एक सवाल और पूछ लूं? सर, आप हमें पढ़ाई के इतने फायदे बताते हैं कि पढ़ने लिखने से इंसान बड़ा आदमी बनता है। सर, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं कि हमें पढ़ाते हैं, फिर आप बड़े आदमी क्यों नहीं बने? आप क्यों घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते हैं? बड़ा आदमी, घर घर ट्यूशन। मैं तुम्हारी इस बात से नाराज नहीं हूं, ना मुझे गुस्सा आया। बबूल के दरख्त पर आम नहीं लगते। तुम यही कह रही हो ना कि मैं उस्ताद हूं। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं उस्ताद हूं। उस्ताद इसलिए पढ़ता लिखता है कि वो दूसरों को बड़ा आदमी बनाए, उसे खुद बड़ा आदमी बनने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। उस्ताद एक पारस के पत्थर की तरह होता है, जो दूसरों को सोना बनाता है, खुद सोना नहीं बनता।
समझी? पारस का पत्थर। हाँ बेटा, हो गई पढ़ाई? क्या हुआ आज? मास्टर साहब जल्दी चले गए? बाबा वो दरअसल क्यों, क्या हुआ बताओ? बाबा वो मुझे बता रहे थे कि पढ़ने लिखने से इंसान बड़ा आदमी बनता है। मैंने पूछ लिया कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप बड़े आदमी क्यों नहीं बने? बस नाराज हो गए। बुरी बात बेटा, असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए। तुम्हें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था उनसे। चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई दिल लगा कर पढ़ो। हाँ? ये अपना बस्ता उठाओ, शाबाश। चुप कर जा, चुप कर जा। इसको अभी क्या भी फाड़ी कर निकालिए नौकरी से। भाई क्या हो गया? इसने क्या कर दिया बेचारे ने? मैं कह रही हूँ इसको अभी क्या भी फाड़ी करे। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं इसको? ये निकाले। मैं इसकी अभी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसका कसूर क्या है? बताए तो सही कुछ। अरे एक हो तो बताओ ना। एक मुलाजिम को सारे कामों पे लगा दिया, खनसामा वही, धोबी वही, और अब ड्राइवर भी बना दिया इसको। क्या हो गया? इसमें मेरा क्या कसूर है? चुप कर, चुप कर। निकाले इसको अभी, अभी क्या भी निकाले। कैसे निकाल दूं? तुम तो फौरन हिसाब किताब करने बैठ जाती हो। अरे कुछ आता है नहीं, गाड़ी ठीक से चलाता नहीं है। मैं बोल रही हूँ आहिस्ता चला, आहिस्ता चला, साला हवा में उड़ाया जा रहा। अरे 3 दफा बच गए एक्सीडेंट से। बस इतनी सी बात। अरे इतनी, इसको निकाले अभी, निकाले। मैं बता रही हूँ आपको इतनी सी बात नहीं है ये। गाड़ी भी सही चलाना नहीं आती। शर्फू, ये क्या किया तुमने? अरे मरते मरते बची हूँ मैं 3 दफा। 3 दफा? शर्फू जी साहब, कमाल करते हो यार, एहतियात से गाड़ी चलाया करो। अच्छा बेगम, एक दफा इसको और मौका दे। ताकि एक्सीडेंट करे दोबारा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि सीख रहा है, हो जाएगा, टेंशन नहीं। ओ कहाँ जा रहे हो? अब अपना दाना पानी इस घर से उठ गया है। क्यों? मेरा कसूर ही नहीं है, मेरा रेस में पाँव फंस गया था। तुम्हारा जो है ना, ये पाँव बड़ा भारी है, नहीं। इसका ख्याल रखा करो। नहीं नहीं, ये इधर इधर रेस में ये फंस गया ये। अच्छा चलो, सामान उठाओ और अंदर जाओ। साहब जी, मैं भी आपको एक बात बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसी वैसी सोसाइटी से नहीं आया हूँ, मैं भी वीआईपी सोसाइटी से आया हूँ। अच्छा, कौन सी वीआईपी सोसाइटी से आए हो? पाकिस्तान इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ खारादर। बेगम, ये क्या किया? देखो इतना गुस्सा मत किया करो। तुम्हें पता है कि मुलाजिम का मिलना बहुत मुश्किल है। मैं समझाऊंगा ऐसे। हाँ हाँ समझ गई हूँ मैं। आपको मेरे से प्यार ही नहीं है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, चाहते जल्दी खत्म हो जाओ मैं। अरे आप में तो मेरी जान है, पर आपके बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ भला? चल झूठा। सारे भाईजान ये तो मैं अंदर रिहर्सल कर रहा हूँ गाने गाने की, घंटियां बज जाती है। नासिर साहब, आपकी हालत कैसे हुई? क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? भगवान का है। नोमान साहब आ जाते, अभी तक बैठे, इधर आए। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, आप इधर आ जाए, सोफे पे आ जाए। नुमान को बुलाओ। मैं बुलाता हूँ, बैठो तो सोफे पे। साहब जी, छोटे साहब जी, छोटे साहब जी।
हेलो नासिर। नासिर, क्या हुआ नासिर, तुम ठीक हो? सिर्फ ठीक हूँ। अब ठीक हूँ। अब ठीक हूँ। क्या हो गया तुम्हें नासिर? क्या हो गया? इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हो गया नासिर? तुम ठीक तो हो ना? मायूसी, जिल्लत, नाकामी, सबसे जान छूट गई मेरी। अब मुझे इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि अब मैं कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा। जीना तो मैंने अब सीखा है। बहुत मजा आ रहा है, बड़ा मजा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो? तुम किस राह पे चल पड़े हो? राह? राह? कौन सी राह की बात करते हो? बोलो, बोलो, कौन सी राह की बात करते हो? देखो नासिर, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है। तुम ये नशा छोड़ दो। इससे सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। खानदान? 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 अरे, तुमको बर्बादी से बचाने के लिए तो मैंने पढ़ा लिखा, लेकिन मेरा पढ़ना लिखना कुछ काम ना आया। ना मुलाजमत मिल सकी, ना अपनी काबिलियत साबित कर सका। अब तुम सब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मरने दो मुझे। हाँ, मरने दो। नासिर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। डॉक्टर के पास नहीं। मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है यार। इसको चाइना ले जाओ। मुझे भी पैसे चाहिए। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? मुझे दे दो, मुझे खुराक की जरूरत है प्लीज। नहीं होंगे तुम्हारे पास भी, मेरे लिए पैसे नहीं होंगे। इसके पास जाओ, उसके पास पैसे नहीं। अब मैं लोगों को लूटूंगा, इस तरह लूटूंगा। हाँ, लूटूंगा इस तरह। पैसे निकालो, मोबाइल निकालो, वॉलेट निकालो, मार दूंगा, जहां से मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। मैं पागल, मैं लोगों को मारना शुरू कर, मैं लोगों को मारने लग जाऊंगा। मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा, मैं लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। शर्फू, तुम मेरे पास की डॉक्टर के पास चलते हैं यार। मुझे मरने पानी दो, लाओ, जल्दी से पानी लाओ यार। मरने दो मुझे। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, मुझे मरने दो। डॉक्टर के पास चलो यार। देखो, जिद नहीं करो यार। मुझे मरने दो। रवान, मुझे पैसे चाहिए, मुझे खुराक चाहिए। रवान, मुझे पैसे। जल्दी आओ, पानी यार। पानी। आराम से यार। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी खुराक का वक्त हो रहा है। मैं चलता हूँ। मेरी खुराक का वक्त हो रहा है। मैं चलता हूँ। नहीं करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। क्या करोगे मुझे डॉक्टर के पास ले जाके? क्या करोगे मेरा इलाज करवा के? अरे, मेरे पीछे तो एक बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लंबी लाइन तो मेरे पीछे आ रही है। बेरोजगारी, नाकामी, जिल्लत, इस सब से परेशान होकर मेरी राह पर चल पड़े हैं। वो आ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन है। हाँ, उनकी फिक्र करो, उनकी फिक्र करो, उनकी फिक्र करो। मुझे छोड़ दो,
मैं मर जाऊंगा। शर्फू शर्फू नहीं यार, इसको मेरे गाड़ी में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ, जल्दी करो। नहीं यार, इसको मेरे गाड़ी में बैठाओ, मैं अभी आता हूँ, जल्दी करो। ये शाम तेरे नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। अरे यार, दिन ब दिन मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ, स्मार्ट और हैंडसम। बस ये कंट्रोल में नहीं आ रहा यार, इसका मसला है। तो खाते पीते लोगों के ऐसे ही पेट होते हैं यार। ये शाम तेरे नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगा, तुझको शाम कहूंगा कहूंगा ये शाम। अरे वाह शर्फू वाह, हमें तो आज तक मालूम नहीं था कि हमारे घर पे भी इतना बड़ा फनकार है, इतना बड़ा फनकार। बस साहब जी, कभी कभी मूड में होता ना तो सिंगिंग कर देता हूँ। हाँ जी, क्या हो रहा है? बाबा, आप कौन बोल रहे थे? थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, तुम जो है ना अपनी बहन का बड़ा ख्याल रखा करो और इसके साथ ताउन किया करो। अगर ये कोई बात पूछती है तो कम से कम रिप्लाई तो किया करो यार। ये किसका फोन आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी बोल रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, आप प्लीज नंबर लिखवाएं। जी जी ठीक है। दूसरा नंबर। जी 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 सर जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ये सब पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हम तो आपके गुलाम हैं सर, जो आप हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। जी 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 सर, ठीक है सर, मैंने लिख लिया। ठीक है। अरे सर, शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था बाबा? किसका फोन हो सकता है? अब सारा ने बाला का था। इतने नंबर दे दिए, सबको पास करना है। तो अब आप क्या करेंगे? हेलो, जी सर, जी 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 बिल्कुल सर। हाँ हाँ, बस मैं ऑफिस ही आ रहा था। ठीक है सर। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। भाई इतने लोगों को तो हम पास नहीं कर सकते ना सर। जो आपका ऑर्डर, यकीनी बात है कि इतने लोग पास होंगे तो कल को ये मुलाजमत भी मांगेंगे। नहीं सर, जो हुक्म सर, हाजिर। अल्लाह हाफिज। ये अब एक और ऑफिसर का फोन। कहाँ जाए यार, क्या करें? पर्चे, ग्रेड, नतीजा, ये सब खेल है, मजाक। बेटा, ये खेल और मजाक नहीं है। हम मशीन का पुर्जा है और हमें वही करना है जो हमें ऑर्डर मिलता है। बस कम अब दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत तो खराब ना करें। नौमान,
तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? ये अफसोस है। तुम्हारे अफसोस करने से सारे मसले हल नहीं हो जाते। हम किस तरीके से आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं उसका कुछ अंदाजा है? मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप इतना सब कुछ अपने औलाद के लिए क्यों करते हैं? नहीं तो किसके लिए करें? अपनी औलाद के लिए किया जाता है सब कुछ। तो क्या आप लोग को यकीन है कि हम कुछ नहीं कर सकते? जो कुछ करना है आप लोगों को ही करना है। देखो, हम जिस निजाम का हिस्सा है ना, हमें उस निजाम को फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। महकमों के लिए अगर सच बोला जाए तो महकमों की तौहीन समझी जाती है। इसलिए महकमों के लिए कानून बना लिए हैं ताकि वो तौहीन को सच को तौहीन समझकर सख्त से सख्त इकदाम उठा सके। अब अगर वालिदैन भी सच बर्दाश्त ना करे तो आने वाली नस्ल पैदाइशी गूंगी होगी। पैदाइशी गूंगी। मिट्टी पे किसी हाथ रखती भूल गया। आए आए कमाल साहब आए। अरे कौन शंभू, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? हाँ शुक्र है अल्लाह का। बेटे आए साहब को बताओ जरा, अमीर भाई को क्या हम आए हैं। आप तस्वीर तो रखे सर, हम अभी बताते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। आप सांस वास दें, बताते हैं। साहब जी, साहब जी कमाल साहब किसी कमाल आई है। बड़े मसरूफ हैं अमीर भाई भी, क्या कर बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं। बिल्कुल सर। अरे वाह जनाब, आइए अमीर भाई। ये सूरज कहाँ से निकला है और सुबह सुबह सवारियां कहाँ से आ गई? अरे भाई ये सवारियां तो कभी ना कभी आ ही जाती हैं, लेकिन मजाल है जो कभी आपको तौफीक हो कि कम से कम फोन ही कर रहे। बिल्कुल, आपका शिकवा अपनी जगह दुरुस्त है। तो क्या करें कमाल भाई, इतनी मसरूफियात हैं, इतनी मसरूफियात के रहने दे भाई साहब, ये मसरूफियत तो सबके साथ ही होती है। बिल्कुल सही कह रही है, मसरूफियत तो ज्यादा ही होती है। खैर ये गिले शिकवे हम बाद में करेंगे, एक दिन एक पकड़ के ना दोनों की क्लास ले लेंगे। बहुत शुक्रिया भाभी, बहुत शुक्रिया। अरे आंटी अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। और जमाल किधर है? जमाल नहीं है साथ? अरे नहीं बेटे, जमाल को तो आजकल बस बाहर जाने की धुन सवार है। बाहर? अभी से? इसी साल तो उन्होंने इम्तिहान दिया। अरे बेटा, इम्तिहान भी दिया है और परेशान भी बहुत है। परेशान? वो किस लिए? बेटे परेशान इसलिए है कि उसके पेपर जरा अच्छे नहीं हुए। पेपर अच्छे नहीं हुए? हालांकि इस साल तो पेपर बहुत आसान थे। हाँ तुम कह सकते हो इसलिए कि अमीर साहब के बेटे हो ना। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, अमीर साहब के होते हुए घर क्या, बोर्ड क्या, कमरा इम्तिहान क्या, और इम्तिहान का पर्चा क्या। अरे भाई मुश्किलात तो हमारे जैसों के बच्चों के होती हैं, पढ़ पढ़ कर बेचारे मर जाते हैं। पढ़ पढ़ कर मर जाते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पास होने के लिए और समझने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं कमाल भाई, जो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं ना, तो उन्हें पास होने की फिक्र नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। क्या कह रहे हो अमित भाई? अरे जो बच्चे पढ़ पढ़ कर बेचारे इम्तिहान देते हैं, उन बच्चों पर तो कोई और पास हो जाते हैं, और जो पास नहीं होते वो पढ़कर इम्तिहान ही नहीं देते। अरे छोड़े ना, आप भी क्या बहस ले बैठे। अपनी बात करें और अपने जमाल की बात। दो भाभी, जमाल को क्या हुआ? क्या बताऊं भाई साहब, ना तो वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है, इसलिए तो आज हम आपके पास आए हैं। ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है और आप इसलिए चलकर मेरे पास आई हैं। मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या? अरे अमित भाई डॉक्टर ही समझे, और इसका इलाज भी आपके पास है। दरअसल बात यह है कि हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं।
हालांकि मैं तो कह रही हूँ कि हम बिजनेसमैन हैं तो अपने बेटे को बिजनेसमैन ही बनाते हैं। सही तो कह रहे हैं भाई साहब कि डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो भाई डॉक्टर भी तो बिजनेसमैन ही होता है। बस डिग्री तक थोड़ा सा खर्चा है, उसके बाद ना हींग लगे ना फिरती, रंग भी चौखा है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि उसके पेपर अच्छे नहीं हुए। तो क्या हुआ बेटा, हमीद साहब इसके पर्चों में कुछ ऐसा कर देंगे वो पास हो जाएगा। नहीं भाभी, वो तो ठीक है, लेकिन आप उसे डॉक्टर बनाना चाह रही हैं। वो इस तरह पास होकर कैसा डॉक्टर बनेगा, कुछ सोचा है? अरे बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है? इस तरह का क्या कोई ये पहला डॉक्टर होगा? और ना ही आखिरी होगा। कोई भी काम प्रैक्टिस करने से आता है, ना कि डिग्री लेने से। देखे ना, जिस तरह तमाम डॉक्टर्स डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस शुरू करते हैं, यानी कि मश्क, और इस तरह प्रैक्टिस करते करते आखिर प्रैक्टिस हो ही जाती है। हाँ, बस जरा दाखिले में मुश्किलात होती है। दाखिले में कैसी मुश्किल? अमीर साहब जो है उसके पर्चों में कुछ ऐसा कर देंगे कि ऐसी जबरदस्त परसेंटेज आएगी कि दाखला फटाफट हो जाएगा, फटाफट। नहीं भाभी, ऐसा मुमकिन नहीं है। अब वो हालात नहीं है। अरे अमित भाई, हालात वो नहीं है ना, अरे लोग तो वही हैं। बस आपको कोई ना कोई हाल निकालना पड़ेगा। अरे बेगम, आपने भाभी को तोहफा नहीं दिया? अरे मैं तो भूल ही गई थी भाई साहब, मैं कुछ नहीं जानती। ये काम तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। अच्छा भाई, आप तोहफा दे जल्दी से, ऐसी भुलक्कड़ हो आप तो। हद कर दी भाई आपने। भाभी असल में ये असली वाइट गोल्ड आपके लिए लाए हम। अभी ये आपके लिए खास तौर पर लाए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। अरे आपने तो खामखा ही तकलीफ कर दी। शर्मिंदा नहीं करें भाभी। वैसे भाई साहब, जमाल का रोल नंबर क्या है? अरे भाभी, इसमें जमाल का रोल नंबर और पूरी तफसील इसके अंदर है। हाँ। अब इतने अरमानों से आए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ ना कुछ नहीं भाभी, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज। मेडिकल में दाखिला मिलना चाहिए बस। जी जी भाई साहब, हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। कुछ ना कुछ नहीं, मेडिकल में दाखिला मिलना चाहिए बस। हो जाएगा, हो जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई, हम आपका एहसान ये जिंदगी भर याद रखें। अरे भाई साहब, एहसान की क्या बात है? जमाल भी तो हमारा ही बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? बैठे कुछ देर। भाई साहब, हम और बैठते, लेकिन आपको पता है ये खुशखबरी हमने जमाल को भी तो सुनाना है। बिल्कुल भाई, एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? यकीनी बात है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। वैसे भी आप मेरे दोस्त हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है जी, चलते हैं। इजाजत। बिल्कुल। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, खुदा हाफिज। अब आप जरूर आएंगे, जरूर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बेगम, ये तुमने क्या किया? क्या? तुमने हामी भी भर ली और तोहफा भी कबूल कर लिया। हाँ, तो जो आपके हाथ में काम है कर सकते हैं ना आप। भाई, कुछ देखना पड़ेगा। बच्चे ने कोई पर्चे में लिखा भी है या सादा कागज दे दिया है? अरे ये देखिए कैसा लग रहा है। तो पहले भी तो सादे पर्चों वालों को निकाला है ना, इसको भी निकाल देना। वो तो मजबूरी थी। अगर उनको ना निकालता तो मैं नौकरी से निकाल दिया जाता। अब तो ये मेरा हुक्म है, निकालना तो पड़ेगा। बस निकाल दीजिएगा, वरना मैं ही ना निकाल दूं।
अरे शर्मूमिया, तुम कहाँ जा रहे हो? साहब जी, और इस घर में काम नहीं कर सकता। आप किसी और नौकर को रख दीजिए। किसी और नौकर को रख लूं, मगर क्यों? हमने आपकी नौकरी छोड़ दी, आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। क्यों हिसाब कर दूं? कोई वजह तो हो, क्यों नौकरी छोड़कर जा रहे हो? अब अपना गुजारा नहीं हो सकता, आप मेरा हिसाब कर दें। हिसाब कर दें, हिसाब कर दें, ठीक है, जाओ बेगम साहब से कर लो हिसाब। बात में सब कुछ कह देती है। क्या कह देती है? जिस तरह आपको कहती है। साहब जी, जिस घर में इज्जत ना हो ना, वो घर छोड़ देना ही चाहिए। वो आपकी मेहरबानी होगी, मेरा हिसाब कर दे। कहा ना तुमसे कि यार तुम क्यों जा रहे हो, पहले बताओ तो सही, वजह क्या है? बस मैं नहीं काम कर सकता ना, मगजमारी बहुत है भाई, इधर बहुत मगजमारी है। बेगम साहिबा से हिसाब करवाने का बोल रहे हो, वो तो मेरी आखिरत का हिसाब करवा देगी। यार तुम्हें कहा है कि तुम ड्राइविंग अभी सीख रहे हो, तो कम से कम कुछ फायदा हमें पहुंचा कर जाओ। वैसा गलत काम नहीं कर सकता साहब जी। तोबा तोबा तोबा, ये कान में क्यों गई? ये जोर से कह देते हैं। अरे बेगम ने सुन लिया ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कभी आपको शिकायत का मौका दिया? नहीं, कभी नहीं। क्या आपको मुझसे कोई शिकायत हुई? कभी नहीं। ये हुई होगी जो बच गई। एक दफा थोड़ी बची है, तीन दफा बची है। मैंने बचाया, शुक्रिया बोलो। शुक्रिया किस बात का? साहब जी, अब पानी है ना, पानी सर से ऊंचा हो गया है। किसका पानी किसके सर से ऊंचा हो गया, जरा पता चले। अब गुजारा नहीं हो सकता। क्या हो गया? भाई ये जा रहा है काम छोड़कर। काम छोड़ के जा रहा है? काम छोड़ के जा रहा है? क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं है? बोलना। उस वक्त तो बड़ा चढ़ कर रहा था। क्या चढ़ कर रहा था? कह रहा था कि मैं अब यहाँ काम नहीं करूंगा, बेगम साहिबा ने नाक में दम कर रखा है। अच्छा, तो घर छोड़ के जाएगा, तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं साला। चल अंदर, जाके काम कर। ओ नवाब के बच्चे, ये उठाएगा कौन? उठा। चलिए, दबाओ जा अंदर। बड़ा है, काम करके जाऊंगा। साहब जी, आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको एक इंग्लिश में मैसेज देके जा रहा हूँ। आई प्ले माई गॉड यू विल सक्सेस इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। चल निकल। आओ गया बेगम, यार किसी मुलाजिम को टिकने तो दे दिया करो तुम। आपको टिकने दिया है ना? मैं तो तुम्हारा शोर हूँ, मुझे कहाँ बाहर निकाल सकती हो तुम? निकाल तो मैं सकती हूँ। अच्छा मेरी बात सुना करो। इतना अच्छा जा रहा था, कसम से रोक दिया यार। एक तो घंटी के बताने को हाथ रख के ही भूल जाते हैं। बार बार देखने जाओ, अंदर भी सुनो, यहाँ भी देखो। मारो तुम। ये हमारे बंदे इनको पास करना है। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर इन बच्चों ने मेहनत की तो ये खुद ब खुद पास हो जाएंगे। ना इन्होंने कोई मेहनत की है, ना इन्होंने इम्तिहान दिया है, कुछ नहीं किया है, इसलिए तो आपके पास आए हैं। वरना हम आपको अपने पास बुला भी सकते थे। देखें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे,
हमें बोलना आता ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। मगर इसकी जबान बहुत लंबी है, ये बहुत जोर बोलती है, बहुत जोर। किसी के बाप की नहीं सुनती, किसी के बाप की जानती है। जान सबको प्यारी है। तो मुझे धमकी दे रहे हो? तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं? धमकी और आप ये क्या सोच? बस आप हमारा काम कर दे, नहीं तो हम आपका काम कर देंगे। देखिए भाई साहब, हमें हुकूमत के हिसाब से परसेंटेज निकालना होता है, वैसे नहीं हो जाता ये काम। हुकूमत अप्रूव करती है तो जब भी हम करते हैं ये। हुकूमत ऐसी परसेंटेज क्यों रखती है भाई? जब बच्चों ने सही पेपर दिए हैं तो सबको पास क्यों नहीं कर देते? सबको पास कर दें तो सबको नौकरियां भी देनी पड़ेगी, इसलिए फेल करना पड़ता है। इसीलिए हमने सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पर काम शुरू कर दिया। मैं आपके लिए चाय लाऊं? बच्चों बैठो ना, ये बैठो। जो आपके इख्तियार में है वो आप करें, हमारे जो इख्तियार में है, वो हम करेंगे। सारी उम्र लिखवा के लाए होगा ऊपर से। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की, 2 तो गुजर गई है, बाकी की 2 नहीं कट रही है क्या? नहीं कट रही है? बैठ। दिखाए क्या है इसके ये सारी लिस्ट है, इन सबको पास करना है, नहीं तो कलमा पढ़ लो। भाई ये 80 लोगों की लिस्ट एक और अभी ला रहा हूं। इन सबको पास करना है, नहीं तो कलमा पढ़ लो। ये तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार। तुमने कलमा छोड़ दिया, लिस्ट पकड़ ली। ध्यान रहे, इन सबको पास करना है, इन सबको। ठीक है भाई? गुरगुरु नहीं है। वो जोर से मार रहा था। तुझे तो और मारने चाहिए। कम से कम दरवाजे पे देख तो लिया कर कि कौन है। एक बदमाश वाला ले आए तू। तो मैं बापू धोरी हूँ, मुझे धोरी पर है बदमाश है। ये एक और मुसीबत, कहां से पास करूंगा इतने बंदे? साहब जी 80 बंदों के नाम पूछे लेते ना इससे। यार तुम ऐसा करो, देखो कौन है दरवाजे पे। पता नहीं कौन आ गया है। अब तो मैं दूर से बोलूंगा भाई, अब दूर से बोलूंगा। जी जी साहब जी, साहब जी, साहब जी। क्या हो गया? कोई आपसे मिलने आया है लड़का। कोई मिलने आया है? तो भाई चेक कर लेना पहले, फिर पीछे बदमाश बना ले आई हो। कोई लड़का आया, मुझे आपसे मिलना है। बुलाओ। अच्छा भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। दरअसल मैंने इस साल इम्तिहान दिया है
तुमने इस साल इम्तिहान दिया है तो मैं क्या करूं? सर मुझे दरअसल आपकी मदद की जरूरत है। भाई अगर तुमने इम्तिहान दिया है और तुमने मेहनत की है तो फिर तुम्हें मदद की क्या जरूरत है बोला? सर वैसे तो मैं बेफिक्र हूँ, लेकिन सर मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरी माँ आपको दुआएं देगी। सर आपकी जरा सी मेहरबानी से मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर। अच्छा वो तुम्हारा रोल नंबर 225602 तो नहीं है? क्या सर, अभी तो मेरे अपना नाम तक नहीं बताया, आपको मेरा रोल नंबर कैसे मालूम है? क्योंकि इसी नंबर के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। सर मेरा क्या होगा? आप कह रहे हैं इसी नंबर के लिए, लेकिन सर मेरा क्या होगा? मेरे अलावा सभी ने राब्ता किया, पर सर मेरे पर्चे तो बहुत अच्छे गए हैं। तो हुआ करें, हम भी तो मजबूर हैं, हर एक को तो पास नहीं कर सकते। तुमने अपना नंबर दे दिया, जी सर। अब तुम जा सकते हो। लेकिन सर प्लीज प्लीज जाइए। प्लीज सर प्लीज। कहा ना, जाए। यही मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने बासठ शख्सियात के फोन आए, दिए हुए नंबर लिख लिए आपने। कमाल अंकल आए, उन्होंने तोहफा दिया अपने बेटे को पास करने के लिए, आपने तोहफा भी कबूल कर लिया और इत्मीनान दिलाया। एक बदमाश आया, उसने इतने सारे नंबर दिए, आप उसे मना नहीं कर सके। क्यों? उसके आगे आपका जोर नहीं चलता। जोर चलता है तो सिर्फ कमजोर पर। तुमने अभी अमली जिंदगी में कदम नहीं रखा। जब ये सब कुछ देखोगे तब पता चलेगा तुम्हें। तालीम को जेवर कहते हैं। जेवर और जेवर के इस खोट ने हमारी नस्लों को बर्बाद कर दिया। कब खत्म होगा ये जेवर का खोट? कब खत्म होगा जेवर का खोट? मेरी बात रोमान, हाँ, सुन रही हूँ। कैसे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। एक तो तुम फौरन नाराज हो जाती हो। चलो ठीक है, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे घर पास। अच्छा एक काम करना, तुम नायला को बुला लो। नहीं सजफ को नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी बाबा। और इम्तिहान की तैयारी? वो भी बहुत अच्छी। गुड, वेरी गुड। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में, जरा मुझे भी तो मालूम हो। भाई आपको तो सब मालूम है, आपसे कोई बात छुपाई जा सकती है? मैं छुपने दूंगी भी नहीं। है, तुम जाओ जाके शर्टू को बोलो बंद करो काम, बोलो खाना लगाए टेबल पे। और हाँ जी, आप भी जरा कान खोल के सुन ले मेरी बात। दोबारा बोलने की मुझे आदत नहीं है। घर को टाइम दीजिए और हमें वक्त दीजिए। जनाब आप कहें तो मैं अपनी सारी मसरूफियत खत्म करूं। चले झूठे। बेगम साहिबा साथ ही टेबल पे खाना लगा दिया है। अच्छा मीठा बना है, उसमें चीनी कम रखी है क्योंकि मेरा हाथ मीठा है। और मेरे तो फिर दोनों हाथ मीठे। और खीर तो मैं पाँव से बनाती हूँ। जा जाके दरवाजा खोल। इतना मुंह जोर हो गया ना, 10 दफा मना किया। साहब जी, मास्टर साहब। अरे मास्टर जी आइए, मास्टर आइए बैठिए। प्लीज।
दफ्तर को घर बनाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना? हाँ जी, अब मैं बताती हूँ। ठीक, आप कहिए से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए मास्टर साहब? किरण, मास्टर साहब आए बेटा। और मास्टर साहब? बस आप सुनाइए, बाकी तो सब ठीक है। क्या सुना है? आपको एक ऑफर की थी, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। वालेकुम सलाम। कैसी हो किरण? बिल्कुल ठीक। सर आप जरा कॉपी चेक करें, मैं आ रही हूँ। ठीक। जल्दी आ जाओ, आप बातें करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। देखिए मास्टर साहब, जी सर। मैं तो कहता हूँ बोल लें कुछ, फायदा उठा लें। शरफू, जी साहब जी, कौन आया? 1 मिनट मेरे बगल में निकाल दो यार। इधर 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 सब करूँ। चल। साहब जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? अखबार के नुमाइंदे हैं, कह रहे कि आपका इंटरव्यू करना है। कौन है? क्या नुमाइंदे? मेरा इंटरव्यू? भाई मैंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? मुझे तो पता नहीं है, मना कर दूं? अरे नहीं, बुलाओ। मना किया था ना आपको कि दफ्तर मत बनाइएगा घर को। आए आए आए। जी आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखें। माफ कीजिएगा, हम बगल वक्त ही आ गए। कोई बात नहीं। Excuse me, if you don't mind, would you like tea, green tea, coffee? नहीं, इसकी कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। हम कुछ सवालात करेंगे और वो हमें जवाब देंगे, हम निकल। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ कोल्ड ड्रिंक लेकर। जी साहब जी। जी फरमाइए। इजाजत? बिल्कुल। आप जाहिर सी बात है कि शोबा तालीम की एक अहम शख्सियत है, तो हम आपसे आपके शोबे के बारे में कुछ सवालात करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल हाजिर। आज का दौर कंप्यूटर और साइंसी से हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखें, जो हमारी फादगी का रेशो है, उस हिसाब से तो हम ठीक ही जा रहे हैं। तो शराय ख्वानदगी बेहतर करने के लिए आपने कुछ इकदाम किए? जी बिल्कुल किए। मैं आपको ना मैं चार्ट के जरिए दिखाता हूँ। जी चलो, अब आप ये देखिएगा। ये देखिएगा बेटा। जी पहले हम यहाँ आते, जी जी जी। फिर यहाँ जी। और अब यहाँ पर तो तरक्की तो हो रही है ना, बेहतरी तो आ रही है। बहुत अच्छे मीर साहब, बहुत अच्छे। यानी कि ये चार्ट आपने हमें दिखाई, ये हमारी समझ में नहीं आई, तो बाकी लोगों की समझ में कैसे आए? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, हमारी समझ में जब नहीं आता तो आपकी समझ में कैसे आएगा? अभी तो आपने कहा कि हमारे मुल्क में शराय ख्वानदगी बहुत कम है, तो ये चार्ट कौन समझेगा? वैसे भी आप साफ लफ्जों में कह सकते हैं कि पहले ख्वानदा लोग 100 थे, आज 150 है। इस तरह ना ख्वानदा भी समझ जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि ये चार्ट आपकी समझ में भी नहीं आता। देखें, इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस एक ज़हन बनाना होता है। आप अपना जिस तरीके का ज़हन बनाएंगे वही होगा। अच्छा चलें, एक इतराज ये भी है कि आप अपनी एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं वहां पर कमजोर तालीम दी जाती है, वो इसलिए कि ट्यूशन सेंटर्स में बच्चे जाके पढ़े, और ज्यादातर ट्यूशन सेंटर्स जो हैं वो टीचर्स के होते हैं। देखें, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आपने कभी सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर देखा है डॉक्टर्स किस तरीके से अपने क्लिनिक्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं? कभी आपने उनसे सवाल किया? टीचर के पीछे आप पड़ जाती है। कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा लिहाज करें। अरे आप तो नाराज हो रहे हैं, हमने तो सिर्फ ऐसे मालूम करने के लिए बात की। मैं नाराज नहीं हूं। अच्छा, अब ये बताइए कि हमारे मुल्क में तलबा के लिए फार्म हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है? ऐसा तो कुछ नहीं है, जवाब तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं।
आप इस परेशानी को हल करना नहीं चाहते या ये परेशानी आपसे हल नहीं होती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पूरे शहर में एक ही ब्रांच है जहाँ पर तलबा का पहुँचना बहुत मुश्किल है और कंप्यूटर का दौर है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि तलबा अपना फार्म कंप्यूटर के जरिए प्रिंट आउट करवा लें। जी बिल्कुल, देखिए ना, ये फायदा होता है मिल बैठने का। अब आपने इतने मुफीद मशवरे दिए तो यकीनी बात है कि हम इस पर अमल करेंगे और आगे कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। और एक मुफीद मशवरा मैं भी आपको देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये जो आपने फार्म की फीस रखी हुई है उसमें खसारे से आपको डर लगता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि उस फार्म की फीस स्कूल की फीस में मर्ज कर लीजिए, इसमें किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। अरे आप कोल्ड ड्रिंक लेना, अरे शर्फू ये किस तरीके से खोल के दो ना यार। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि जिन स्कूलों की फीस पहले से ही बहुत ज्यादा है वो दिन ब दिन अपनी मर्जी से फीसों में इजाफा करते जा रहे हैं, तो क्या आपका उन पर कंट्रोल नहीं या फिर आप कंट्रोल करना ही नहीं चाहते? बिल्कुल कंट्रोल है, कंट्रोल है। हम उनको देख रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना ये मसला भी हल हो जाएगा, टेंशन मत लें आप। कंट्रोल है? आप लोग तो वही हैं, फिर कंट्रोल कैसे हो? अरे जनाब, हमारे होते भी तो ये आसानियां हैं आप लोगों के लिए। हर साल कलर चेंज होते रहते हैं, वर्दी के, स्कूल यूनिफॉर्म के, कोट में से स्वेटर। आप कुछ करते ही नहीं, आपको इस बात का कोई एहसास नहीं? एहसास है, बिल्कुल एहसास है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। और जो लोग दुश्वारियों से लड़कर अपनी सफेद पोशी को साइड पर रखकर अपने बच्चों को जेवर तालीम देना चाहते हैं, आपको उनका भी कोई एहसास नहीं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, जो आजकल महंगाई का दौर है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और आप इसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं कि हमारे मुल्क को बने हुए आधी सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया, आज तक ये बात डिसाइड नहीं हो पाई कि हमारा मयारे तालीम कौन सी जबान में होना चाहिए। यकीनी बात है, उर्दू में होना चाहिए, और कौन सी जुबान में। अच्छा, आपके बच्चे किस मीडियम में पढ़ते हैं? देखें, आपने इंटरव्यू से पहले मुझसे ये नहीं कहा था कि आप जाती नौयत का सवाल करेंगे, और ये है जाती नौयत का सवाल, लिहाजा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके बच्चे कौम में शामिल नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। जी जी, जरूर जरूर, चलिए इससे ठीक कोई है, मसला नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त से वक्त दिया। बिल्कुल, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, जी, ये सारी बातें ना आपकी रिकॉर्ड रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हमने आपसे इंटरव्यू नहीं लिया तो आप भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत है। बिल्कुल, आप तक पहुंचे, इंशाल्लाह सब कुछ आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हम जितनी मेहनत खामी छुपाने में करते हैं उससे कम मेहनत में उस खामी को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये करे कौन? 24 कैरेट सोना कसौटी पर 24 कैरेट ही रहता है। मुल्क या कसौटी बदल जाने से उसका मयार नहीं बदलता। हमारे जेवर तालीम का सोना कसौटी के बदल जाने से उसका मयार क्यों बदल जाता है? कौन खत्म करेगा हमारे जेवर तालीम का ये खोट? हमारे जेवर का खोट कौन खत्म करेगा? अल्लाह ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है। मजहब ने अरबी और अजमी की तफरीक खत्म कर दी, लेकिन हमने इससे दर्स क्या लिया? हमने खुद को तकसीम कर लिया। भूल गए कि हमें क्या करना चाहिए था। ये तफरका क्यों है? हमने क्यों तकसीम कर लिया अपने आप? अल्लाह ने तो ऐसा नहीं चाहा था। क्या हम अल्लाह के निजाम से जिद कर रहे हैं कि हमने तबकाती फर्क पैदा कर दिया है अपने अंदर, जबकि हमारी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, आरजुएं एक हैं? तो क्यों एक तबके की आरजुओं का ख्याल किया गया और दूसरे तबके की आरजुओं का गला दबा दिया गया? याद रहे, जुदा जुदा है सूरतें मगर उमंग एक है। लहू का रंग
एक है। जितनी देर आप यहाँ थिएटर देख रहे थे और चंद लम्हे आपके और चाहिए होंगे, और मैं चाहूंगा ये कर्टन ऑन कर दिया जाए ताकि मैं कुछ आर्टिस्टों का आपके सामने मुतारिफ करवाऊं कि जो मुख्तलिफ किरदारों में आपके सामने जलवा कर हुए। और आप सबको एक दफा ये चाहिए कि पूरे थिएटर की परफॉर्मेंस में आप सबको अपनी अपनी वालदा माजदा की कसम है तालियां बजाएं। मैं सबसे पहले स्टेज पे दावत दूंगा, आपके सामने दो सिफारिशी किरदार आए और उन्होंने आकर सिफारिश की कि जनाब हमारे बच्चे को जो है वो पास कर दिया जाए। और कमाल एंड मिसेस कमाल मंजूर मलिक और समीरा शाह से कहूंगा कि वो स्टेज पर आए। मैं मंजूर मलिक का बाकायदा मद्दाह हूँ, फैन हूँ, और सवेरा बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। हाँ, ये काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं नासिर नूर और हनी खान, जो आपके सामने सहाफी के किरदार में आए। मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए, नासिर नूर और हनी खान। अच्छा खबर मैं आपको बताऊं कि ये जो बैक स्टेज होता है, यहाँ पर एक एंट्री शीट होती है, उसमें ये लिखा होता है कि अब किसकी एंट्री है, किसने आना है। ये वो आदमी है जो ये सारे काम कर रहा है। और इसके बाद मैं यहाँ दावत दूंगा किरण का किरदार अदा किया ईमान कुरैशी ने। आपकी तालियां होगी तो आने की वजह वही आएगी। और लफ्ज बहुत बुरा है लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया, मैं मजबूर हूँ। बदमाश का किरदार अदा किया है अफजल याब ख्याल ने। और अफजल याब खान जो है वो मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे पुलिस के कैरेक्टर में नजर आते हैं। आज आपको बदमाश के कैरेक्टर में नजर आए अफजल याब ख्याल। जरा टेलीविजन, फिल्म, थिएटर तीनों हवाले इनके हैं। और उसके बाद मैं जो इस पूरे प्ले का नौकर के तौर पे आपको नजर आया शर्फू, मैं बुलाऊंगा अपने दोस्त शाहिद अजीज को कि वो आए और आकर यहाँ स्टेज पे खड़े हो जाए और आपके साथ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अदाकार है। इसके मुंह में तकरीबन आधा पाव पान होता है, उसके बावजूद ये पूरे डायलॉग बोलता है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि यहाँ स्टेज पर आए जैद का किरदार अदा किया, नोमान का किरदार अदा किया जैद ने। जैद बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, नौजवान अदाकार है, नेपा से तालीम हासिल कर रहा है। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, वो मौजूद नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मौजूद लोगों की तारीफ करते हैं। एक दफा, अगर एक दफा भी आपने देखा है उनका काम और उनसे मोहब्बत का इजहार किया है तो ये दरो दीवार को गवाह बनाइए। वो यहाँ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, हयात दे। रऊफ लाला के लिए जरा तालियां बजा के बताइए। रऊफ लाला का शहजादा हमारे साथ मौजूद था अब्दुल्ला लाला और किरदार अदा कर रहा था नासिर का।
मुश्किल काम होता है कि बाप का बड़ा नाम हो तो बेटा कैसे अपनी जगह बनाए। और उसके बाद हमजा का किरदार अदा किया, हमजा ने किरदार अदा किया लड़के का। मैं चाहूंगा वो भी स्टेज पर आ जाए। हमजा आ जाइए। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ स्टेज पे दावत दूं बेगम नजमा का किरदार अदा किया। टेलीविजन, फिल्म, स्टेज तीनों मीडियम में बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं तारीफ दोस्त के तौर पे नहीं कर रहा, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है। शान से रजा के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इस खेल के एक मैसेज के तौर पर, और जो पहली आवाज आपने मेरी अनाउंसमेंट के बाद सुनी थी, वो आवाज थी जिस किरदार की ट्यूटर का किरदार है और ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन एक मुअल्लिम के किरदार के तौर पर पूरा मैसेज दिया। और इस थिएटर फेस्टिवल में अपना एक प्ले भी किया है उन्होंने एडेप्टेशन का, जिसको डायरेक्ट किया बहुत शानदार। तो जमाल मुजीब कुरैशी के लिए मैं तालियां बजा रहा हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरकार वो नाम कि जिसे मैं कहता हूं कि कैप्टन ऑफ द शिप, एक आदमी जो किरदार भी अदा कर रहा है और पूरे ड्रामे को असिस्ट भी कर रहा है और इस पूरे थिएटर फेस्टिवल की कोऑर्डिनेशन को भी संभाल रहा है। आपकी भरपूर तालियों में इलियास नबी। मैं इसी के साथ इस थिएटर फेस्टिवल जो 7 रोजा फेस्टिवल था उसके चीफ कोऑर्डिनेटर जनाब आदम राठौर साहब को स्टेज पे दावत दे रहा हूं। आदम राठौर साहब। और ये प्ले जो है इसका मेकअप किया, ये बहुत सारे लोग जो है वो इतने बूढ़े नहीं है, उनको बूढ़ा बनाया गया। इनके भी बाल सफेद किए गए साइड से, हालांकि ये सिर्फ 25 साल के हैं। तो यकीन नहीं आ रहा था तारीफ है, रातें निकाल के, शान से कह रहे रातें निकाल के। तो बहुत अच्छा मेकअप किया और थ्रू आउट पूरे इस थिएटर फेस्टिवल में मेकअप किया। अकबर अली शाह साहब ने, गुड्डू भाई मैं आपसे कहूंगा कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। अकबर अली शाह साहब हमारे मेकअप आर्टिस्ट। और ये अनवर भाई जहां बैठे हुए, ये आपकी बेटी है, अपनी साहबजादी के साथ अनवर भाई जहां बैठे हुए हैं, यहाँ पर पिछले 6 रोज से जो है असरार पंछी बैठे हुए थे। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, इनके तमाम प्लेस में उन्होंने म्यूजिक दिया है, वो यहाँ मौजूद नहीं है। यही कमाल बात होती है कि अब तालियां बजाएं। असरार पंछी ने पूरे थिएटर फेस्टिवल में म्यूजिक दिया है। और मैं चाहूंगा कि स्टेज पे दावत दूं मैं इंतहाई अदब से पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट और इस खेल के राइट डायरेक्टर, मेरे उस्ताद। मैंने पहली मर्तबा थिएटर में उनको ये कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, उन्होंने एक्ट का मौका दिया, मैंने स्टेज पर आकर होस्टिंग शुरू की। आज 22 साल हो गए मैं होस्टिंग कर रहा हूँ। मेरे उस्ताद जनाब मखदूम रियाज। खेल आप तक पहुंचा, ये खेल हंसी के लिए नहीं था, ये खेल एंजॉयमेंट के लिए नहीं था, ये पैगाम के लिए था, मैसेज के लिए था। पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के जितने मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे दीगर जो मेहमान मौजूद हैं, उन सबको अब जो अगली आवाज सुनाई देगी वो इस खेल के तख्लीकार यानी राइटर और डायरेक्टर मखदूम रियाज की होगी। आपकी भरपूर तालियां जनाब सैयद मखदूम रियाज साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों की वक्तन फौक्तन हाथों की जुबिश ने बताया कि आपको ड्रामा पसंद आया। ये इतना संजीदा मौजू का ड्रामा है कि आमतौर पर जो स्टेज ड्रामों में अहमियत दी जाती है लाफ्टर की, कि हर ऐसा जुमला हो कि क्लैपिंग हो और पसंद किया जाए। जहाँ अलमिया लिखा जाए वहाँ क्लैपिंग नहीं हो सकती। बहुत मुख्तसर कर हमने चाहा, क्योंकि तालीम को ज़ेवर कहा जाता है
और इस जेवर में कितना खोट है हम उतना पूरा फिर भी नहीं बता सके। वैसे तो हम हर लिहाज से पसमानदा और तबाह हो गए हैं, लेकिन एक तालीम ऐसी चीज़ है कि वो अगर सही हो तो बहुत, यहाँ से जो बाहर जाना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट, उनके काम भी हमारी तालीम नहीं आती, क्योंकि जो जब यहाँ से पढ़कर किसी मुल्क में जाते हैं तो वो कोई मुल्क हमारी मुल्क की डिग्री और सर्टिफिकेट को तस्लीम नहीं करता। ये एक अलमिया है। तो बाज़ लोगों ने जब मैं ड्रामा, इससे पहले भी कई बार ये ड्रामा हो चुका है, तो जो मुझे जुमले सुनने मिलते थे उसमें ये था कि ये बड़ा संजीदा ड्रामा है और यूँ है। तो मैंने कहा जब ये ड्रामा नहीं है, ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का, और अलमिया के लिए तफरीही तौर पे हम अपना अलमिया नहीं बता सकते। आप लोगों ने शिरकत की, यकीनन ये मैसेज जो हम देना चाह रहे थे, गो ये मैसेज आप तक पहुंचा के हमने कोई कमाल नहीं किया, क्योंकि जितना कुछ हमने आपको बताना चाहा उससे ज़्यादा आप जानते हैं, और जिनके हाथ में, जिनके पास इसका इख्तियार है कि इस जेवर के खोट को ख़त्म करें, वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं जाती। और ये भी एक हकीकत है कि इस खोट से वो बाइख्तियार लोग जिनके हाथ में इख्तियार है कि इस खोट को दूर करें, इस तालीम के मेयार को बेहतर बनाएं, वो चाहते नहीं हैं कि इसका मेयार बेहतर हो। ये नासमझी में नहीं हो रहा है, ये इरादतन हो रहा है, और हम उस इरादे का शिकार हैं। एक बार अपने हाथ की जुम्बिश से बता दीजिए कि आपकी कैसा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपकी इजाजत से मैं ज़ोहर साहब आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इस समद मेमन साहब आप भी स्टेज पे तशरीफ लाएं, और साथ ही मैं जावेद साहब आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्टेज पे, जावेद सज्जाद साहब पाकिस्तान का एक मारूफ नाम, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और मैं चाहूँगा कि विनस टीवी के हेड यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा बिलाल करीम साहब भी स्टेज पे तशरीफ लाएं। ज़ोहर साहब तशरीफ लाइए, समद मेमन साहब तशरीफ लाइए। सपना, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सपना स्टेज पे आइए। आपने मुख्तलिफ प्लेस में जो है वो जलवागरों के बहुत शानदार काम किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सपना जो है वो एक ऐसी आर्टिस्ट है कि जिनकी पूरी फैमिली आर्टिस्ट है, यानी कादर कुरैशी जो इनके हस्बैंड हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, हमें वो भी याद है, बहुत सारा थिएटर उन्होंने किया। और ये बच्ची जो आपको साथ उनके नजर आ रही है, ये इनकी साहबजादी है, और एक और साहबजादी है, उससे भी कहूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए, आ जाए, आप भी आ जाए। क्या शानदार है, उन्होंने भी काम किया है, पूरी फैमिली ही आर्टिस्ट फैमिली है। आ जाए, स्टेज पे आ जाए, और यकीनन कैमरे इसे महफूज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दो जुमले इस पूरे थिएटर फेस्टिवल के हवाले से। सर, मैंने आकर जब मैं स्टेज पर आ रहा था, मैंने आदम राठौर साहब को कहा आपको मुबारक हो, बखैर आफियत। 7 दिन के 7 प्ले हो गए, लोगों ने देखे, तारीफ की। आदम राठौर साहब, शुक्रिया अदा करें लोगों का। आदम राठौर के लिए बहुत सारी तालियां, चीफ ऑडियंस। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बल्कि सातों खेल में आप लोगों की ज़बरदस्त अटेंडेंस रही। हमारे सातों डायरेक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत ख़ास मेहनत करके, इन तमाम आर्टिस्टों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत कंपनसेट करके हम लोग के इस फेस्टिवल को कामयाब किया, और खासकर पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर के मखदूम रियाज साहब, कल्चर कमेटी का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी इस अप्रूवल को अप्रूव किया और हमें यहाँ मौका दिया तमाम फनकारों को कि PACC में हम थिएटर फेस्टिवल करें। जैसा कि सदर PACC ने अनाउंसमेंट की है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ महीने बाद हम फिर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया।
मैं चाहूंगा कि 2 लफ्ज इलियास नदीम साहब जो कि इस पूरी कोऑर्डिनेशन में साथ रहे और थिएटर फेस्टिवल का जो कोऑर्डिनेशन आपने देखा 7 दिन, एक दफा हाथ खड़ा करके बता दें इस थिएटर के अलावा कोई और थिएटर आपने पूरे फेस्टिवल में देखा हो तो वो लोग कौन है? इस थिएटर के अलावा जो और थिएटर देखा हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली आते रहे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे इलियास नदीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, अपना टाइम निकाला और ड्रामा देखने के लिए। मैं PACC के प्रेसिडेंट मखदूम रियाज साहब को बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें ये फेस्टिवल दिया जिसमें 7 प्लेज में, जिसमें एक प्ले मेरा भी था। आज तो मैं परफॉर्म कर रहा था मगर एक प्ले मेरा भी था, पनाह के नाम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिविटी बढ़नी चाहिए। आर्ट्स काउंसिल में भी ड्रामे होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर भी हमें फेस्टिवल दिए जाते हैं। ये मखदूम साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने फेस्टिवल दिया और 7 प्ले इंशाल्लाह मार्च में मखदूम साहब ने वादा किया है कि बड़ा फेस्टिवल होगा और उसमें तकरीबन 15 प्लेज होंगे। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। और इस तरह ये कि एक्टर आर्टिस्ट जो है वो मसरूफ रहते हैं, काम मिलता है। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया आप सबका। 2 बड़े शानदार आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं स्टेज के सामने मुझे नजर आ रहे हैं। मेरे लिए शायद बुरी बात होगी कि मैं उनका नाम अनाउंस ना करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। बिल्लू जरीफ मेरे सामने नजर आ रहे हैं, स्टेज पर आ जाए। और शबीर भट्टी स्टेज पर आ जाए प्लीज। शबीर भट्टी, आपको अपनी चौथी बेगम का वास्ता है, आ जाए। मखदूम रियाज साहब, ये जो अभी अफसर यार ने कैरेक्टर किया पुलिस वाले का, इससे पहले जब हुआ है शबीर भट्टी ये कैरेक्टर करते रहे। पुलिस वाला नहीं, बदमाश का। और मैं अभी इनसे मिला और मैंने कहा क्या बात है, अमजद खान को से मुकाबला करने का इरादा है कि अमजद खान को पीछे छोड़ने का इरादा है। अल्लाह ताला ने उसे सेहत दे। और ये वाकई बहुत अच्छा अदाकार है। कब सुबह होगी में पुलिस का कैरेक्टर इन्होंने किया था। और इलियास नदीम और आदम राठौर का मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कि ये फेस्टिवल ज़रूर PACC ने किया, लेकिन आदम राठौर और इलियास नदीम ने इसको जिस तरीके से खुश असलूबी से, क्योंकि 7 ड्रामे, 7 डायरेक्टर और उन 7 ड्रामों के अदाकारों के अदाकार के नाज और नखरे जो हैं उनको इन 2 शख्सियत आदम राठौर की तरह है। तो ये बहरहाल इन दोनों को क्रेडिट जाता है। और एक और बात भी कि PACC ने बहुत सारे फनकार दिए हैं, उसमें से इलियास नदीम भी एक। आप तो कह रहे हैं अल्लाह ताला आपको तकलीफ दे। अच्छा, तरक्की दे। ये एक प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि मैं मखदूम रियाज का शागिर्द हूँ और मैं उसके बाद में इतने पैसे कमा लिए। तो मैंने कहा भाई वजाहत कर दो कि उसमें से कुछ मुझे नहीं दे रहे, क्योंकि SDR के लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने तो कह दिया मैं इतना कमा रहा हूँ, तो उसमें कहेंगे जरूर इनका कितना हिस्सा है। और इलियास नदीम वर्सटाइल आर्टिस्ट है, टेलीविज़न पे भी, स्टेज पे भी। और आदम राठौर की तो मैं तारीफ नहीं कर सकता, जितना स्टेज के लिए इनके खिदमात हैं वो काबिल तारीफ है। और इलियास नदीम मेरी PACC की स्टेज से ही पैदा की थी और आज माशाल्लाह टेलीविज़न पे। यहाँ मैं ये वजाहत कर दूं कि मैंने स्टार्ट यहीं से PACC से लिया और मखदूम रियाज साहब मेरे उस्ताद हैं। 2-3 उस्ताद हैं मेरे, मगर मखदूम रियाज साहब जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने और उसके बाद फिर मैंने जो अपना आगे का सफ़र था वो अच्छे तरीके से पूरा किया। मगर इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो मखदूम रियाज साहब। थैंक यू सर। एक ड्रामा कर रहे थे हम जो सबसे पहले इलियास नदीम ने किया, और एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो हमारे दरमियान नहीं है, वसीम धामिया मरहूम। तो वो एक और इलियास नदीम एक साथ ही आए थे और हमने ग्रीन कार्ड चाहिए ड्रामा किया था। तो हमने उसमें एक पहलवान का किरदार
उसके लिए आर्टिस्ट चाहिए था। वसीम धामिया मेहमान थे और जसामत में पहलवान थे। बहुत मुश्किल पेश आई क्योंकि जहाँ के आमतौर पर पहलवान होते हैं वो हमें अदाकार में मिल नहीं रहा था। हमने उनको मेमन को ही पंजाबी पहलवान बनाया। एक हमारे साथ आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसकी मेमनी में पंजाबी पर पूरी कोशिश की और वो वाकई उन्होंने मेहनत की। उसी ड्रामे में लियास नदीम भी थे और वो जगह बहुत अच्छी पंजाबी उन्होंने लहजे में कही, लेकिन वो किसी जगह बता देते थे कि मैं मेहमान। जब वो रिहर्सल में जब ये गड़बड़ होने लगी तो फिर मैंने उसका हल निकाला कि तुम जिस अदाकार से उनके मुकालमे हो रहे होते थे कि मैंने कहा तुम जब भी ये मेहमान लहजे में कोई मुकालमा कहे तो तुम कहना कि मैं इसीलिए कहता हूँ मेहमानों में ना बैठा। अब देखो तुम पंजाबी हो लेकिन लग रहा है कि तुम मेहमान हो। तो हम इस तरह से उसकी वो खामी को इस तरह कवर करते रहे और वो ड्रामा बहुत कई बार हुआ और बहुत पसंद किया गया। अच्छा, ये इख्तितामी जुमले हैं, ये उस्ताद मेरे भी हैं, उस्ताद इनके भी हैं। एक जुमला मैंने 2 दिन पहले कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये वाहिद शागिर्द है अपने उस्ताद का जो उस्ताद से 11 साल बड़ा है। हज़रत आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। जमाल मुजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, 2 जुमले मोहब्बत के आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम आपसे रुखसत लेंगे। वैसे तो मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, मैं सबकी इज्जत करता हूँ जो लोगों ने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला है, लेकिन एक शख्स जो इस वक्त मेरे ऑडिटोरियम में मौजूद है, मैं दिल की गहराई से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा बहुत पुराना PSCC का साथी है रिफत। रिफत और हम उस वक्त के साथी हैं जब हम दोनों PSCC में बहस स्टूडेंट आए थे और ये कमाल रेडियो पाकिस्तान की A क्लास सिंगर हैं। मतलब आजकल गाना बहुत आसान है, लेकिन जब सिर्फ रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था उस वक्त रिकॉर्ड पर है कि मेहदी हसन साहब 3 दफ़ा रिजेक्ट हुए थे। तो जब वहाँ पे ज़ैड बुखारी साहब जिस तरह से ऑडिशन लेके ऐसे आर्टिस्टों को रिजेक्ट करते हों, वहाँ अगर रिफत A क्लास सिंगर थे तो ये PSCC के लिए फख्र की बात है कि ऐसा आर्टिस्ट हमारा मिल गया। रिफत आगे यहाँ आके शक्ल दिखा दो, ऊपर भी आ सकते नहीं, स्टेज पे नहीं आ सकते, स्टेज पे नहीं आ सकते। और ये बेहतरीन सिंगर है और जब से इन्होंने दाढ़ी रखी है कहने की अब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जाना। आप जफर खुर्शीद साहब के दामाद हैं और अगर आपने सलमा जफर का नाम सुना हो तो उनसे भी इनका इसी तरह का रिश्ता। ये लीजिए रिफत भाई, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कुछ कह दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। कुछ भी गुनगुना दीजिए, तेरी महफिल में दीवाना चला जाएगा जो भी। जिंदगी की राह टकरा गया कोई, जिंदगी की राह। मैं नदीम मंसूरी का, उनकी फैमिली का, डॉक्टर दानिश उनकी फैमिली का, बाकी जितने भी मौजूदीन हैं, आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक का शुक्रिया अदा किए बगैर घर नहीं जा सकता, वो है मेरी बात। अगर वो इतना मुझे स्पेस ना दें तो मैं PSCC को वक्त नहीं दे सकता। PSCC के अलावा मैं लायंस क्लब का भी सदर हूँ। हमारे हैदर जाफरी साहब मौजूद हैं, हमारे लायंस क्लब के मेंबर हैं, उन्हें पता है। और पिकिंग बॉल फेडरेशन का मैं चेयरमैन हूँ। तो इतनी जगह की इन लोगों की उस सारी जिम्मेदारी के लिए जो मैं वक्त निकाल सकता हूँ, बगैर मुमकिन नहीं है अपनी राय नहीं कर सकता। तो यार इनके लिए काफी भांडा भी मुझे बात मिलता है। सुल्तान गजनवी साहब जिससे बात करेंगे क्योंकि ये हम एक ही कश्ती के सवाल। तो आइए चलते चलते नारा लगाते हैं, पाकिस्तान